हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये आपकी नवी क्लास है और हम लोग देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए आपका जीके जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कल की जब हम क्लास कर रहे थे तो 8th क्लास में हुआ ये कि वॉइस नहीं आई थी क्योंकि माइक्रोफोन ऑफ रह गया था। बट अभी आपको प्रॉपर क्लास मिलने होगी, तो कल काफ़ी मेहनत करी थी इस वीडियो पे जिससे कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिले। तो वैसा प्रयास मेरा आज भी रहेगा, तो आप लोग लगातार देखें। देखिए, यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे कौन कौन से एग्जाम आपके आने वाले हैं। जैसे पीसीएस के अपडेट दे दें कि जो जून में परीक्षा होने वाली थी, अभी आयोग ने कैलेंडर नहीं जारी किया है। अगर ये जून में नहीं हो पाता तो मोस्ट प्रोबेबली आपका ये अक्टूबर तक जा सकता है। तो अभी से प्रैक्टिस करते रहिए। आरओ की परीक्षा भी होनी है। बीओ की परीक्षा 2026 में, यानी यूपीएसआई मार्च में, यूपीपी उसी के बाद, होमगार्ड उसी के बाद, लेखपाल भी उसी के आसपास, फिर एसएससी की परीक्षा अगस्त सितंबर में। मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया था एनटीपीसी, बीपीएससी और सभी स्टेट एग्जाम के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ये क्लास आपकी इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है कि मनुष्य के द्वारा कितने डेसिबल से ऊपर ध्वनि की तीव्रता नहीं सुन सकता है। अब 20 है, 70 है, 95। देखिए, हर्ट्स में नहीं पूछी गई है। हर्ट्स में आपका 20 से लेकर 20,000 हर्ट्स तक है ना, वो एक अलग इशू है। क्लियर, यहाँ डेसिबल में पूछा जा रहा है। तो 20, 50, 95, 110। तो देखो भाई, यहाँ पर क्या है, 85 डेसिबल से ऊपर ध्वनि लंबे समय तक सुनने के लिए कानों के लिए हानिकारक होता है। तो 95 से ऊपर ध्वनि की तीव्रता कष्टदायक और असहनीय हो जाती है। तो देखो, मैं पूरी लिस्ट बता रहा हूँ कहाँ किसके लिए कितनी वॉइस हो सकती है। मैं नीचे से बता रहा हूँ। देखिए भाई, ब्रीथिंग में 10 डेसिबल की साउंड, रस्टिंग लेवल जो पत्तियाँ उत्तियाँ गिरती हैं 20, जो फुसफुसाना कहते हो विस्परिंग 30, जब हल्की वर्षा होती है 40 डेसिबल, नॉर्मल कन्वर्सेशन जो हम लोग बातचीत करते हैं उसमें 60। इसके बाद अगर और ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है, मैं पूरी लिस्ट लेके आया हूँ। वॉक्यूम क्लीनर 70, ब्लेंडर 80 से 90, है ना। ईयर पीस ऑन मैक्सिमम वॉल्यूम, तो आप ज़्यादा नहीं सुन पाते हो। अब देखो, यहाँ से हैजार्डस हो जाएगा, नुकसानदेह हो जाएगा, है ना। कार का हॉर्न, है ना, तो ये सब 110। एम्बुलेंस का सायरन, भाई तभी तो लोग सुन के हट जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर 120। एयरक्राफ्ट टेकिंग ऑफ, तो वो 140 जब एरोप्लेन उड़ता है। तो ये पूरा हमने लिस्ट बताई, आप इसको आराम से देख लीजिए, आपके लिए यहाँ पर सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी इसकी पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पर। जैसा कि मैंने बताया, कल वाली क्लास की भी पीडीएफ मैं भी सब एक साथ आपको उस पर शेयर कर दूंगा। और टेलीग्राम ग्रुप है जीके बाय ब्रजेश सर, है ना, जीके बाय ब्रजेश सर, वहाँ से आप इसको ले लीजिएगा सारी पीडीएफ और जुड़े रहिएगा। तमाम तरह की अपडेट भी मिलती हैं। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज, प्रतिष्ठान, पाटलिपुत्र या पेशावर? इनमें से पूछी गई हर्षवर्धन। तो यहाँ कहा जा रहा है कि भाई राजा हर्षवर्धन अपनी पहली राजधानी थानेसर से बदलकर कन्नौज कर दी थी। इनके शासनकाल में उत्तर भारत में कन्नौज जो था इनका मुख्य राजनीतिक केंद्र था। उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कानपुर के आगे कन्नौज पड़ेगा। अगला है, सामाजिक सुधार करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब? तो इसमें मुस्लिम शासक की बात हो रही है। अब देखो, एक होता है कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। अगर आपसे पूछा जाए मुस्लिम आक्रमणकारी, है ना, तो ये आपसे पूछा जाता है प्रश्न। तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम, कौन? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। पर यहाँ पर सोशल रिफॉर्मर की बात चले कि कौन था भाई इनमें से। तो देखो, मुगल सम्राट अकबर ने सती प्रथा को रोकने के लिए विधवा विवाह को बैन करना, बाल विवाह पर रोक लगाने जैसे क्रांतिकारी सामाजिक सुधार किए और जजिया कर को भी समाप्त किया जा रहा था, ठीक है। तो ये काफ़ी इनका अच्छा प्रयास था जो अकबर का था, तो मुगल सम्राट अकबर। तो सती प्रथा में होता क्या था कि जो महिलाएं के हस्बैंड ख़त्म हो जाते थे या एक्सपायर हो जाते तो उनके मतलब उन महिलाओं को चिता के साथ जला दिया जाता था। तो काफ़ी ख़राब प्रैक्टिस थी। और मैं आपको एक और बता दूं, सती प्रथा को विलियम बेंटिक ने रोका था राजा राम मोहन राय। ये कब की बात है? अकबर के बाद की बात है, ठीक है, जब अंग्रेज आएंगे उसके बाद की चीज़ें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1526, 56, 1576 और 96। देखिए यहाँ पर देखिए, हल्दी घाटी का जो प्रसिद्ध युद्ध है 18 जून 1576 को मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच में था। तो मुगल जो अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहे थे, मानसिंह कर रहे थे, तो इनके बीच में यहाँ पर ये लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, पुरंदर की संधि किसके बीच में हुई थी? शिवाजी अकबर, शिवाजी जहांगीर, बाबर एवं शिवाजी जयसिंह या शिवाजी? इनमें से किसके साथ करी गई थी पुरंदर की संधि? देखिए कितना इंपॉर्टेंट इवेंट है। 1665 में मुगल सेनापति राजा जयसिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में पुरंदर की संधि हुई। इस संधि के तहत शिवाजी को अपने 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े थे।
क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो देखो, आनंद मठ के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ठीक, इसी में आपका जो वंदे मातरम इसी से लिया गया है, वंदे मातरम। तो इसमें क्या है कि आनंद मठ बंगाल में पड़ता है, बंगाल में, तो उस बंगाल में आनंद मठ में लोग रहते थे, उनकी व्यथा सुन के इन्होंने लिखा, इसी में वंदे मातरम लिखा गया था, जो 1896 में पहली बार गाया जाता। तो आपसे पूछा जाता सबसे पहली बार कब, और ये आपका नेशनल क्या है, सॉन्ग है। क्या है? नेशनल सॉन्ग। बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, नीचे देख लीजिए, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, तो इन्होंने गीतांजलि वगैरह लिखी थी, है ना, गीतांजलि। फिर इसी के लिए 1913 में इन्हें लिटरेचर का नोबेल मिलता है ना, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिलता है। और इनका जो जनगण मन है ना, वो क्या है कि आपका नेशनल एंथम है, जिसको हम राष्ट्रगान बोलते हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय गीत हो जाएगा ना। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस समझते चलिएगा। तो देखिए, मैंने अभी आपको जो पूरी कहानी समझाई, तो इसमें इसका कुछ नहीं लिखा है क्योंकि वो अलग से बताई थी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 में आनंद मठ का उपन्यास लिखा। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी से लिया गया, और ये उपन्यास सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ये भी आपसे पूछा जाता, व्हाट इज द पर्पस या व्हाट इज द एम मेंशन इन उपन्यास आनंद मठ। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है कि कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहा जाता है? हु इज द कंसिडर एज फादर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक्स? मोहन भट्ट, बाच नरहरि दास, तानसेन या संत पुरंदर दास? इनमें से कौन सा था कर्नाटक? तो कर्नाटक में देखिए यहाँ पर कौन शामिल थे, संत पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। उन्होंने संगीत की शिक्षण पद्धति को व्यवस्थापित और हजारों भक्ति गीतों की रचना करी है। अगले प्रश्न पर आएंगे, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किसने करी? तो मैं अभी सारे ऑपरेशंस आपको बता देता हूँ। 1960-66। देखो, पहली बात तो भैया, ऑपरेशन फ्लड बाढ़ से संबंधित नहीं है, दूध के उत्पादन से है, दूध के उत्पादन से है ना। ऑप्शन में पहले ही दे देंगे कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को बचाना, तो मन में आएगा हाँ भाई फ्लड आएगी तो बचाना है, बहुत एकदम दिल को छू जाने वाला ऑप्शन लगेगा आपको, लेकिन वहीं पर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, 1970 में डॉक्टर वर्गीस कुरियन, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, इन्होंने ऑपरेशन फ्लड शुरू किया। इसे हम श्वेत क्रांति या व्हाइट रेवोल्यूशन कहते हैं, जिससे भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनाया। एट द प्रेजेंट इंडिया इज द फर्स्ट स्टेट इन मिल्क प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड, है ना। तो सारे देखो रेवोल्यूशन मैं बता दे रहा हूँ। चलिए देखो, पहला है ब्लैक रेवोल्यूशन, इसको हिंदी में कहते हैं कृष्ण क्रांति, कृष्ण जी सांवले थे, तो ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक, है ना। फिर है ब्राउन, ब्राउन है लेदर और कोकोआ, कॉफ़ी वाला। क्लियर। इसके बाद ब्लू रेवोल्यूशन फिश प्रोडक्शन, इसको बोलते हैं नीली क्रांति, हिंदी में कहोगे मत्स्य उत्पादन। ग्रीन एवरग्रीन सदाबहार क्रांति, तो सभी प्रकार के एग्रीकल्चर को डेवलप करना। फिर है ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या आता है, फूड ग्रेन आता है, अनाज। गोल्डन रेवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर और फ्रूट और हनी, लेकिन अगर गोल्डन फाइबर पूछेगा तो जूट, है ना, सुनहरा रेशा क्रांति। ग्रे रेवोल्यूशन, इसको फर्टिलाइजर्स के लिए, जो एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस होता है उसी के लिए यहाँ पर ग्रे रेवोल्यूशन थी। पिंक रेवोल्यूशन में ऑनियन है, फार्मास्यूटिकल यानी दवाई है, प्रॉन है, प्रॉन मतलब झींगा मछली, कौन सी, झींगा मछली है। ठीक, तो ये सारे आंदोलन हैं। और थोड़ा देख लेते हैं नीचे चलकर। रेनबो रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से है ना। इंद्रधनुष क्रांति, लाल क्रांति मीट और टमाटर से। राउंड रेवोल्यूशन आलू गोल होता है ना। सिल्वर रेवोल्यूशन एग से पोल्ट्री प्रोडक्शन यानी अंडे से या कुक्कुट पालन से। सिल्वर फाइबर कॉटन से। अगर देखो सिल्वर दिया है केवल तो एग है, लेकिन सिल्वर फाइबर आएगा तो कॉटन से हो जाएगा। व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क से, जिसकी अभी बात हुई है। येलो रेवोल्यूशन यहाँ पर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रोडक्शन हो जाएगा। क्लियर, ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। पूछा है लिटमस पेपर किससे मिलता है? तो लिटमस पेपर मिलता है लाइकेन। तो भैया देखो, लाइकेन जो है थोड़ा ऊपर वाले क्षेत्रों में मिलता है। इंडिया में जाओगे तो पहाड़ों पर, है ना, या फिर कहेंगे टुंड्रा रीजन में तो मिलेगा लाइकेन। लाइकेन क्या होता है, देखो हमने आपको बताया कि देखो भाई, जैसे पीएच स्केल है 0, 7 और 14, तो इधर होता है एसिडिक करेक्टर, इधर होता है बेसिक करेक्टर। ये होते हैं लाइट कलर और ये होते हैं डार्क कलर। तो यही पता किया जाता है। तो लिटमस पेपर है ना, तो एसिड और बेस का पता करता है। देखिए ये यहाँ पर लिया है। और लाइकेन आर द इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन ऑल्सो,
क्यों? क्योंकि वो अपना कलर बदल लेते हैं। तो सल्फर क्योंकि कलर बदलने का ही तो काम है, उससे तो हम लोग लिटमस पेपर भी बना रहे हैं। अगला प्रश्न है, ओबरा शहर कहाँ पे है? पनबिजली, थर्मल, वस्त्र उद्योग, कोयले का। तो ओबरा चलो बता देते हैं, सोनभद्र में है। अब अगर आप दिमाग लगा सकते हो इसमें सोनभद्र में क्या हो सकता है, तो यहाँ पर होगा क्या? थर्मल पावर प्लांट है। क्या है? थर्मल पावर प्लांट है, जो राज्य की बिजली में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किस जिले में है? सोनभद्र जिले में है ना। जैसे ये अपना यूपी है, ऐसे करके यूपी है, तो यहाँ पर लगता है सोनभद्र। सोनभद्र एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और यहाँ पर क्या है? बिहार। इन 4 राज्यों से सोनभद्र टच करता है और उत्तर प्रदेश का सबसे साउथ का जिला माना जाता है सोनभद्र। भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ देवप्रयाग में मिलकर निर्माण किसका करती है? गंगा। देखो मैं सारे पंचप्रयाग बता देता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। वैसे मैंने लिस्ट रखी है, मैं बता ही दे रहा हूँ, लेकिन एक बार समझ लो, अंग्रेजी में यहाँ समझ लो। देखो सबसे पहले धौली गंगा प्लस अलकनंदा विष्णु प्रयाग। अब मेरे साथ अगर आप लिख लोगे तो सही रहेगा। मैंने कहा धौली गंगा अलकनंदा, ये बराबर का साइन है, विष्णु प्रयाग। इसके बाद आएगा आपका नंदाकिनी प्लस अलकनंदा प्लस नंद प्रयाग। फिर पिंडारी प्लस अलकनंदा, यहाँ पर हो जाएगा आपका कर्ण प्रयाग। क्या हो जाएगा? कर्ण प्रयाग हो जाएगा। इसके बाद आपके पास आएगा यहाँ पर मंदाकिनी अलकनंदा प्लस रुद्रप्रयाग। ठीक, इसके बाद आपको क्या होगा? भागीरथी प्लस अलकनंदा देवप्रयाग। यहीं से बनती है गंगा उत्तराखंड में। तो ये उत्तराखंड के पंचप्रयाग हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो मैंने लिस्ट भी रखी है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, देखिए ये सब लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ। गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है, डायरेक्ट गंगा नहीं निकलती है। गंगा कहाँ से कहलाती है? देवप्रयाग से। जब कौन मिलता है? अलकनंदा और क्या मिलती है? भागीरथी, है ना। तो देखो मंदाकिनी रिवर है, अलकनंदा है, धौली गंगा है, नंदाकिनी है, पिंडारी है, देखो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग। यही मैंने सारे आपको बता भी रखा है, अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिए। इन्हीं में से प्रश्न आना है, कहीं से आपको बाहर होना नहीं है। ये देखिए सारे पंचप्रयाग की लिस्ट दी हुई है, आप इसको एक बार जरूर देखें। अगला है मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? देखो मैं बता देता हूँ, ये अपना प्यारा भारत। आप कहोगे सर आधा क्यों बनाया? आधा देखो भैया, ये जो है ये है आपकी खंभात की खाड़ी, गल्फ ऑफ कैम्बे या खंभात की खाड़ी। ये किसका है? ये है कच्छ की खाड़ी। जहाँ पर यहाँ पर कच्छ की खाड़ी के पास 24 डिग्री नॉर्थ पर पाकिस्तान के साथ हम लोग का चलता है सरक्रीक विवाद भी चलता है। क्योंकि सरक्रीक विवाद में कहा जाता है कि भाई पाकिस्तान क्लेम करता हमारा रीजन है, इंडिया कहता हमारा रीजन है, तो इसी वजह से ये है। यहाँ पर पड़ती है मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार, तमिलनाडु के पास। ठीक, तो यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कहाँ हो रहा, तो भैया देखो सिंपल सी बात है, तो ये हो जाएगा गल्फ ऑफ मन्नार, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, जो हिंद महासागर का हिस्सा है। ठीक है, इंडियन ओशन का हिस्सा है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर मैंने लिस्ट रखा है, आप इसको देख सकते हो। एक बार मैं थोड़ा मैप ड्रॉ कर दूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाए। अब ये तो इधर क्लियर है, तो ये गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात, खंभात गुजरात, ठीक है, इधर महाराष्ट्र में बैक वे, इधर गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, बाकी यही सारी हैं और यही आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी नौसेना का कमान कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वेस्टर्न नेवल कमांड? मद्रास, मुंबई, देहरादून, लुधियाना। देखो भैया ऐसा है ना, कॉमन सेंस लगाओ। कह रहा है वेस्ट का बताओ, वेस्ट का बताना है तो भैया ऑप्शन में देहरादून तो नहीं होगा। पश्चिमी कमान का मुख्यालय मुंबई में है, पूर्वी का विशाखापट्टनम में और दक्षिणी का कोच्चि में है। तो ये लाइन से इन्होंने दे रखा है, आप इसको सारे याद कर लीजिए। अगर वेस्ट पूछा है, साउथ पूछा है, तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि किस जगह पर हो सकता है। ठीक है, भारतीय थल सेना का उत्तरी कमान कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नदर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी? जोधपुर, रायपुर, नागपुर या उधमपुर? तो कहाँ पर पड़ेगा? ये पड़ेगा आपका उधमपुर। उधमपुर जम्मू कश्मीर में यहाँ पर ये पड़ता है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है? एलिसा परीक्षण एड्स, HIV, TB, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये होता है एड्स के लिए प्रयोग, तो उसमें क्या है कि आप HIV ऑप्शन में तो ऐसा नहीं डायरेक्ट रखा जाएगा, क्योंकि एड्स यहाँ पर दिया ही है। तो एलिसा टेस्ट इस बीमारी के लिए होता है। जैसे यहाँ देखो, इंजाइम लिंक्ड एमिनोस्कॉर्बेंट एस्से
जिसका एलिसा नाम है। इसका उपयोग एड्स की बीमारी का पता लगाना और शरीर में HIV वायरस के खिलाफ बनने वाले एंटीबॉडीज़ की जांच करता है। तो ये बहुत सिंपल सा चीज़ें आपको मैं समझाता चल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, आगा खां पैलेस कहाँ है? महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, इनमें से आगा खां पैलेस कहाँ है? तो देखिए, पहले थोड़ा पढ़ देते हैं, उसके बाद। आगा खां पैलेस महाराष्ट्र के पुणे में है। इसका ऐतिहासिक महत्व भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा है, क्योंकि 1942 के भारत के छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी, कस्तूरबा गांधी और सचिव महादेव देसाई को यही नज़रबंद रखा गया था। ठीक है, तो आगा खां पैलेस महाराष्ट्र के पुणे शहर में इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अगला, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करा है? गुरु रामदास, अर्जुन देव, नानक या गुरु अंगद? तो देखिए, सिखों में जो 10 गुरु हैं उनकी पूरी हम लिस्ट बताते हैं, बट बिफोर दैट इसका आंसर समझ लेते हैं कि गुरु अर्जन दास ने क्या किया। अमृतसर स्थित हरमिंदर साहिब भी बोलते हैं इसको। स्वर्ण मंदिर की नींव चौथे गुरु रामदास ने रखी थी। इसका पूरा काम कराया था 5वें जो सिख गुरु थे, अर्जुन देव, और इन्होंने ही सिख के पवित्र गुरु को गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन कर इसे मंदिर में स्थापित किया था। ठीक, अगला बढ़ते हैं। तो ये पूरी लिस्ट है कि भाई इनके सिखों के 10 गुरु हैं, और मैं इसका पूरा एक बार बता देता हूँ आपको। देखिए, गुरु नानक कब पैदा हुए हैं और कब से कब इनके पास गुरुशिप थी, और मतलब 70 साल की, जो सोच सकते हो इतने साल ये गुरु रहे ना, तो सबसे लंबे समय तक रहे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, सबसे कम कौन रहे? तो यहाँ पर तो सबसे कम में किसका नाम आएगा? गुरु हरकिशन का आएगा। तो गुरु अंगद, गुरुदास, अमरदास, रामदास, गुरु अर्जन, हरगोविंद, हर राय, हरकिशन, तेग बहादुर, गोविंद सिंह और गुरु ग्रंथ साहिब। तो ये सारे नाम आपसे याद रखो, और हिस्ट्री में इनको मिलाने को आता है, सीक्वेंस में लगाने को आता है, तो ये आप कर सकते हो। अगला है कि भाई बीजक के लेखक कौन है? कबीरदास, तुलसीदास, रामदास, सूरदास? तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कबीरदास। तो देखो यहाँ पर क्या है कि बीजक महान संत कबीरदास की शिक्षाओं का मुख्य संग्रह है। इसे उनके शिष्यों के द्वारा जो उनके कह सकते हो स्टूडेंट थे, उन्होंने इसको संकलित किया था, है ना। और इसके 3 भाग हैं, साखी, शबद, रामायणी। ये भी पूछा जाता है कि साखी, शबद, रामायणी क्या है, किसके भाग हैं? तो ये यहाँ पर बीजक के भाग हैं। क्लियर। कबीर की रचनाएं और निर्गुण भक्ति परंपरा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण में देखने को मिलता है। अगला है, प्रजनन शक्ति में कमी किस विटामिन के कारण होती है? तो अब यहाँ पर देखो ACDE है। अब मैं यहाँ पर कुछ फैक्ट बता दूंगा विटामिन के। विटामिन ए को भांजपन रोधी, यानी जिसके मतलब बच्चा ना हो रहा हो जिस फीमेल को, दैट इज़ द यहाँ पर एंटी स्टेरिलिटी बोलते हैं, विटामिन कहा जाता है। इसकी कमी से शरीर में प्रजनन की क्षमता कम हो जाती है और पुरुष और महिलाओं दोनों के प्रजनन अंगों की शक्ति क्षीण हो जाती है। इससे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, सुंदरता बढ़ती है, दैट इज़ द ब्यूटी विटामिन। अगला प्रश्न हर एक लाइन से पूछा जाएगा, ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन ई हो जाएगा। अगला, सद्भावना दिवस कब मनाते हैं? 12, 14, 20, 24, इनमें से किस डेट को सद्भावना दिवस मनाते हैं? तो भैया सिंपल सा आंसर है इसका 20 अगस्त। आप हमारी क्लास नंबर 3 देखो, पहले ही क्वेश्चन में हमने बहुत सारे आपको अपडेट करवाए, किस चीज़ का, सारे दिवस कराया। तो मैं और भी लिस्ट से करवा दूंगा, तो जो अभी पढ़ाया आप उसको जरूर पढ़ें। तो 20 अगस्त को हर साल हम सद्भावना दिवस मनाते हैं। किस लिए? प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती होती है, जन्मदिन होता है। ठीक, इसका मुख्य कारण उद्देश्य में सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता और आपसी भाईचारे को बढ़ाना है। अगला है, अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक क्षेत्र किसे कहा, है ना, यानी कौन सा ब्रिटिशर्स ने कहा है कि मॉडर्न ऑफ इंडिया, किस प्लेस को? तो राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती या बंकिम चंद्र चटर्जी? तो आधुनिक नक्षत्र यहाँ पर किसे कहा है? तो राजा राम मोहन राय को कहा है। ठीक, और भारतीय पुनर्जन्म का अग्रदूत का मतलब होता है पायनियर, आधुनिक भारत का तारा भी कहते हैं। उन्होंने सती प्रथा की उन्मूलन, मूर्ति पूजा का विरोध और पश्चिमी शिक्षा के प्रचार के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं। अगला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, पल्लव राजाओं की राजधानी क्या थी? बहुत कंफ्यूजन रहता सर क्या था। ठीक है, क्लियर। तो थोड़ा सा यहाँ पर हमारी बैटरी अभी साथ तो फिलहाल नहीं दे रही, बट मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से रिकॉर्ड करके मैं थोड़ा सा चार्जिंग भी लगा लेता हूँ, जिससे कि आपकी क्लास को मैं पूरा कर पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पर है पल्लव राजाओं की जो राजधानी है वो पूछी जा रही है। तो यहाँ देखिए क्या है, कांचीपुरम है। क्या हो जाएगी?
कांचीपुरम हो जाएगी। दक्षिण भारत के शक्तिशाली पल्लव वंश की राजधानी तमिलनाडु के कांचीपुरम शहर है। कहाँ है कांचीपुरम? तमिलनाडु में। ये अपने रेशम और भव्य मंदिरों के लिए आज भी विश्व प्रसिद्ध है और यहीं पर रथ मंदिरों का भी निर्माण कराया गया था, महाबलीपुरम में ही। ठीक है, ये दक्षिण भारत वाली बात हो रही है। तो जो रथ मंदिर तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, जो सन टेम्पल है कोणार्क में। अगला है विषुवतीय क्षेत्रों में कौन सी वर्षा होती है? देखो रेन होती है कई प्रकार की, जैसे अगर हम टाइप ऑफ रेन अगर हम बात करें, टाइप ऑफ रेन, ठीक है, तो टाइप ऑफ रेन में सबसे पहले होती है देखो कन्वेक्शनल, संवहनी वर्षा, तो ये इक्वेटर रीजन पे होती है। दूसरी यहाँ पर होती है ओरोग्राफिक रेनफॉल, पर्वतीय वर्षा दूसरे नंबर पे। तो अब फिर उसके बाद आता है यहाँ पर चक्रवाती वर्षा। मानसूनी वर्षा का कोई प्रकार नहीं है, वो मानसून के समय होती है, इसलिए वैसे हम कहते हैं। ठीक, तो देखो इसमें संवहनी वर्षा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा। अब मैं इसको समझाऊंगा। देखो ऐसा है कि इक्वेटर के पास डेली क्या पड़ती है? डेली लाइट रहती है। लाइट रहेगी तो टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी, बाद में सेचुरेट होकर बारिश करा देगी। ये है इक्वेटर पे, क्लियर। उसके बाद पर्वतीय वर्षा, पर्वतों से टकराकर होने वाली वर्षा। तो इधर से हवा आई और ऐसे ऊपर बढ़ी, तो यहाँ हवा जब ठंडी होती है तो इसको बोलते हैं विंड वार्ड एरिया, इसी को बोलते हैं रेनफॉल एरिया। और इसके अपोजिट में जब जाओगे तो आता है ली वार्ड एरिया और या फिर रेन शेडो एरिया, जिससे कि इधर बारिश नहीं होती है और इस साइड पे होती है, जो समुद्र को फेस किया हुआ एरिया होता है वहाँ बारिश होती है, अपोजिट वाले पे नहीं होती है। गुजरात की कौन सी नदी जीवन रेखा कहलाती है? तो जो गुजरात की नदी है, नर्मदा, तापी, रावी, सतलज। देखो सतलज से हमें एक चीज़ याद आई, सतलज जो है ये हिमालय के तीनों रेंजेस को काटती है, हिमालय की तीनों श्रृंखला को काटती है, ये भी पॉइंट याद रखना है। ठीक, तो नर्मदा और तापी ये दोनों नदियाँ कैसे बहती हैं? रिफ्ट वैली में बहती हैं। कैसे? ये एफ है, रिफ्ट वैली में बहती हैं। अगला प्रश्न, तो लिखा है नर्मदा गुजरात की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। सरदार सरोवर बांध इसी पर स्थित है, जो गुजरात में सिंचाई, पानी पीना और बिजली उत्पादन करना इसका वो प्रमुख उत्पादन है, इसीलिए इसको हम जीवन रेखा कहते हैं। उससे कोई जीवन मिलना होगा भाई। शक्ति स्थल कहाँ है? मुंबई, कोलकाता, आगरा या दिल्ली? तो ये जो आपके पास में है, यहाँ पर पूछा जा रहा है शक्ति स्थल, तो शक्ति स्थल देखो कहाँ है? दिल्ली में है। यानी जो व्यक्ति जहाँ पर उसकी डेथ होती है उसका समाधि बनाया जाता है, वही समाधि स्थल पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर सारे नाम स्टार्टिंग से हैं, आप इसको देख लो। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो क्या किया जा रहा है कि भाई गांधी जी की जो समाधि बनी है वो कहाँ बनी है? उसको कहते हैं हम राजघाट कहते हैं। क्या बोलते हैं? राजघाट बोलते हैं। कहाँ है? नई दिल्ली में। जवाहरलाल नेहरू की शांतिवन कहते हैं, नई दिल्ली। अब लिस्ट है, आप इसको पढ़ सकते हो, लेकिन आपको याद रखना है मोरारजी देसाई। वाई? क्योंकि ये दिल्ली से हट के हैं, ऐसा नहीं कि इकलौते दिल्ली से हटे हैं। दिल्ली से देखो कितने लोग हटे हैं। गुलजारी लाल नंदा हटे हैं, नारायण घाट कहते हैं इनके समाधि स्थल को, और ये है अहमदाबाद में। इसके बाद भीमराव अम्बेडकर चैत्र भूमि, दादर में। तो ये पूरी लिस्ट है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं यहाँ पर इसको ऐसे रोक दे रहा हूँ तो जिससे कि आपको आसान हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और बढ़िया से इसको याद कर लीजिए। सब पूछा जाता है इनमें से। अमजद अली खां किससे संबंधित थे? वीणा, सरोद, बांसुरी, शहनाई। तो जो अमजद अली थे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे और ये बजाते थे, सरोद वादक थे। तो उस्ताद अमजद अली खां एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय सरोद वादक हैं। उन्होंने सरोद वादन में नई शैलियों का विकास किया। भारत सरकार के से पद्म विभूषण के द्वारा इन्हें सम्मानित भी किया गया है। तो भैया देखो ये रही आज की क्लास, और उम्मीद है आपको वॉइस वगैरह सब कुछ प्रॉपर मिला होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चैनल को सब्सक्राइब कौन सा? जीके बाय ब्रजेश सर, है ना, जीके बाय ब्रजेश सर, या केवल यही लिखेंगे तो भी आएगा, है ना। और टेलीग्राम पर आप सर्च कर लीजिए, जैसे टेलीग्राम पर आपको सभी प्रकार की PDF वीडियो की लिंक या कोई इन्फॉर्मेशन हो तो उस पर हम शेयर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।